हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये अपने आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पहले सिर्फ मेंस में पूछे जाते थे, लेकिन इस साल सिलेबस जब से चेंज हुआ है तब से प्रीलिम्स में प्लस मेंस दोनों में पूछे जाने लगे। ठीक है, अभी 2 दिन पहले हमने आपको पीवाईक्यूज सॉल्व कराया था आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का, जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था। ओके, जब उस पीवाईक्यू को मैं सॉल्व कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पीवाईक्यू क्यों सॉल्व किया जाता है। पीवाईक्यू इसलिए सॉल्व किया जाता है ताकि हमको एक रास्ता पता चल सके कि हमको किस रास्ते पर चलना है, किस डायरेक्शन में जाकर के अपनी प्रिपरेशन करनी है। ओके, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सारे एस्पेक्ट को भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और आरबीआई एक्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आरबीआई एक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको स्ट्रेटजी और सारी चीज़ें इसी लेक्चर में बाद में अभी डिस्कस करके बताएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो इस एक्ट का पूरा नाम है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसको हम कई बार शॉर्ट टाइटल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में कई बार पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, या आरबीआई एक्ट कब बनाया गया। मैच द फॉलोइंग में आएगा कि किस ईयर में बनाया गया, तो 1934 में बनाया गया। पूरा नाम क्या है इसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ओके, कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई। आरबीआई का या आरबीआई एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे पहली है कि द एक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो अगर आए कि आरबीआई क्या है, तो आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया। या कई बार ये भी होता है कि बैंकर्स बैंक। क्या होता है? बैंकर्स, जो बैंक होते हैं ना, जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके इन बैंक्स को का भी बैंक है कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक। ठीक है, तो इसीलिए इसको कई बार बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। और इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। कंट्री मतलब इंडिया, दैट इज भारत। ओके, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट, मेंटेन रिजर्व्स टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। कई बार पूछा जाएगा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई एक्ट। ऐसा पूछ लिया जाएगा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है? उनमें से चूज करना हो। चूज कब कर पाओगे? जब आप पढ़े रहोगे। ओके, इसीलिए मैंने इसको ए भी लिख दिया, या तो ये ओवरव्यू है, ऑब्जेक्टिव भी है, प्रियम्बल भी। मैं चाहता तो कोई एक हेडिंग डालता, चाहे ऑब्जेक्टिव डाल देता, चाहे प्रियम्बल डाल देता, लेकिन मैंने तीनों डाला हुआ है। ओवरव्यू क्यों डाला हुआ है? कि पूरा एक्ट में अंदर क्या बताया गया होगा, किस चीज से डील किया गया होगा, वो होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि किस चीज को अचीव करना चाहता है एक्ट, वो होता है। प्रियम्बल का मतलब होता है द फेस ऑफ इट, फेस, स्टार्टिंग पॉइंट, इंट्रोडक्शन, आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ एनी एक्ट। ठीक है, तो जो ये पैराग्राफ है पूरा, दिस टेल्स अस कि आरबीआई एक्ट जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जो है, वो किस चीज के बारे में बता रहा है और किस चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले इसने बताया कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, व्हिच वुड बी द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। कैसा बैंक होगा? सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। और उसका यानी आरबीआई का प्राइमरी पर्पज क्या होगा? टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट, मेंटेन रिजर्व टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, and generally operate the currency and
क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, मतलब देश के एडवांटेज में। ठीक है, पहले सिर्फ इतना हुआ करता था। 2016 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth, and the monetary policy framework shall be operated by the RBI। मॉनेटरी पॉलिसी कितने के बीच में चल, मतलब जो इन्फ्लेशन है, जो प्राइस स्टेबिलिटी है, वो कितने इन्फ्लेशनरी पार्लेंस में रोक के रखना है, 4 ± 2। मतलब अगर 4% का इन्फ्लेशन है देन इट इज वेरी गुड, लेकिन अगर इसमें से -2 कर दो तो 4 - 2 करोगे तो 2 आएगा, तो भैया जो ये 2 है इट इज आल्सो गुड। लेकिन अगर 4 + 2 कर दोगे तो 6 आएगा, तो 6 भी क्या है, 6 इज आल्सो गुड। ये बात समझ रहे हैं? तो जो प्राइस स्टेबिलिटी है, प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है, जो इन्फ्लेशन है, that needs to be 4 ± 2। ओके, और कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करती है। बात ठीक है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है। फिस्कल पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है, फिस्कल पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, फिनेंस मिनिस्ट्री। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये इनेक्ट कब किया गया, आरबीआई एक्ट, इट वाज इनेक्टेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब कि इनेक्ट कब किया गया, इन्फोर्स कब किया गया, पूरा नाम क्या है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो सबको और रट लो। सारे एक्ट का इनेक्टमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट, ये सब किसी एक A4 साइज पेपर पे लिखो और सब रट लो। कैसे लिखोगे, जैसे एक मान लो एक A4 साइज पेपर है, इसमें लिखो नंबर 1 आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934, और फिर इसको लिखो ऐसे इन्फोर्समेंट, फिर लिखो इनेक्टमेंट और इसकी डेट लिख लो। फिर अगला लिखो फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फिर उसका इन्फोर्समेंट, उसका वो। समझ पा रहे हो? इससे क्या होगा कि आपको कब कि ये मतलब कम से कम 4-5 क्वेश्चन सही करा देगा। 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही आते हैं जो ये पूछे जाए कि फलाना वाला एक्ट कब इन्फोर्स हुआ या कब इनेक्ट हुआ। ओके, तो इसको एक A4 साइज पेपर पे बनाओ और रट्टा मार लो सारे एक्ट का। जितने भी पॉसिबल एक्ट तुम समझ सकते हो, जान सकते हो, उन सबका एक लिस्ट बनाओ और उनको क्या करो, रट्टा मारो। ओके, तो आरबीआई एक्ट कब इनेक्ट किया गया, 6 मार्च 1934 को, एंड मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1935। लेकिन इसका एक्चुअल इन्फोर्समेंट डेट कब माना जाता है, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। ओके, आ रही बात समझ? एप्लीकेबिलिटी क्या है, एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, एंड दिस एक्ट गवर्न्स द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बनता कैसे है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, मैनेजमेंट, फंक्शन, पावर्स ऑफ द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग इट्स रोल एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी ये बैंक है, ठीक है, रेगुलेटर ऑफ करेंसी एंड सुपरवाइजर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। ये सब किसको कहते हैं, आरबीआई का काम है। रेगुलेटर ऑफ करेंसी है वो, सुपरवाइजर ऑफ बैंकिंग सिस्टम है वो, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट है वो, बैंकर्स ऑफ द बैंक है वो, सेंट्रल बैंक है वो। जैसे कहा नहीं जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं ही सुन ही बहुविधि सब संता, उसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम बहुत सारे तरीके से है और उन बहुत सारे तरीके के नाम को हमको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर पूछा जाए तो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि ये बात किसको रेफर की जा रही है। ओके,
बात समझ में आ रही है? तो याद रखना। ओके, स्कीम क्या है? 5 चैप्टर्स हैं, 2 शेड्यूल है, फर्स्ट एंड सेकंड। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेक्शन 2 की देख लेते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब और हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 2 क्लॉज ए डबल आई में डिफाइन किया गया है बैंक को। बैंक मींस, इस एक्ट के अंतर्गत बैंक का मतलब होता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ओके, बैंक नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको और लिखो कि किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है इसको। इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A(4) में। बैंक नोट का मतलब क्या होता है? बैंक नोट मींस नोट इश्यूड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देश में नोट को कौन इश्यू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करता है। अब वो चाहे फिजिकल फॉर्म में हो चाहे डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल करेंसी भी है भारत की, पता है नहीं पता है? कौन लॉन्च किया? आरबीआई लॉन्च किया। एंड दे आर इश्यूड अंडर किस सेक्शन में? सेक्शन 22 में। सेक्शन 22। इस प्रोविजन को भी 2022 में अमेंड किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। तो बैंक नोट कहां पे डिफाइंड है? 2A में, 2A(4) में डिफाइंड है। इसका मतलब होता है कि बैंक नोट इश्यूड बाय द आरबीआई, चाहे फिजिकल फॉर्म में चाहे डिजिटल फॉर्म में। और किस सेक्शन के अंतर्गत करता है इश्यू? सेक्शन 22 में, सेक्शन 22 में। ओके, सेंट्रल बैंक कहां पे डिफाइंड है? सॉरी, सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2B। सेक्शन 2B में सेंट्रल बोर्ड डिफाइंड है। सेंट्रल बोर्ड का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई, हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है। ठीक है, याद रहेगा सबको। फिर आता है अपना शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है? सेक्शन 2E में डिफाइंड है ये। 2E में शेड्यूल्ड बैंक डिफाइंड है। शेड्यूल्ड बैंक का मतलब बैंक इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल एलिजिबल फॉर द आरबीआई फैसिलिटीज ऑफ CRR, कैश रिजर्व रेशियो ऑब्लिगेशंस। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कहां पे प्रोवाइडेड है? शेड्यूल 2 में। कितने शेड्यूल है इस एक्ट में? 2 शेड्यूल है। कौन कौन सा? शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। ओके, याद रहेगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सेक्शन 2VVA में, 2BVA। इसका मतलब होता है कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट। इसी बात को मैं बता रहा था कि इसी डेटा को यूज किया जाता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे, जो अभी मैंने 4+-2 बताया था, प्राइस स्टेबिलिटी की बात करी थी, वो इसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर उसको कंट्रोल किया जाता है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डिफिनीशन, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन जो 4+-2 अभी हमने बताया, इसका क्या मतलब है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि चेंज इन दी मंथली कंज्यूमर प्राइसेस और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज। ये डिफाइंड कहां पे है? सेक्शन 2CI में, 2CI में। ओके,
इन्फ्लेशन मतलब तुम महंगाई समझो, क्या होता है महंगाई। कोई चीज आज 5 रुपए की मिलती है, अगले साल ये 6 रुपए की मिलने लगी, तो जो ये 1 रुपए का जो ये महंगाई आया है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अगर इसको हम परसेंटेज के रूप में व्यक्त करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो महंगाई बढ़ती है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, इकोनॉमिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है, बात ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेट क्या होता है? इन्फ्लेशन टारगेट देखो, इसको भी डिफाइन कर ही दिया है। सेक्शन CII में इसको डिफाइन किया गया है। इन्फ्लेशन टारगेट का मतलब होता है इन्फ्लेशन को 4 ± 2, ये देखो +-2, 4 ± 2 के रेंज में कंट्रोल करके रखना एज पर दी सेक्शन। इस सेक्शन को याद रखना, सेक्शन 45ZA, ठीक है, सेक्शन 45ZA का क्लास 1 जो बताता है कि इन्फ्लेशन को हमेशा 4 ± 2 के रेंज में होना चाहिए। उसी बात को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन टारगेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन टारगेट कहते हैं। आ रही बात समझ? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेक्शन 2CCI में डिफाइन किया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीन्स अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 45ZB क्लास 1, 45ZB क्लास 1, उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। ये बात भी याद रखना कि किस सेक्शन में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, 45ZB में। इन्फ्लेशन टारगेट को कहां पे किया जाता है? 45ZA में किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। पॉलिसी रेट क्या होता है? पॉलिसी रेट, पॉलिसी रेट मीन्स सबसे पहले डिफाइन कहां पे है? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2CCCI। पॉलिसी रेट मीन्स द रेट फॉर रेपो ट्रांजैक्शन अंडर सबसेक्शन 12AB ऑफ सेक्शन 17, यानी कि सेक्शन 17 के क्लॉज 12AB में जो रेट पे रेपो ट्रांजैक्शन किया जाता है दैट इज कॉल्ड पॉलिसी रेट। ओके, शेड्यूल्ड बैंक हम लोगों ने अभी देखा था। शेड्यूल्ड बैंक कौन होते हैं? जो कि सेकेंड शेड्यूल में डिफाइंड होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है या शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? समझने की कोशिश करो। जो डिफिनीशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और नाबार्ड एक्ट से रिलेटेड होती हैं, इनको भी याद रखना जरूरी है। शेड्यूल्ड बैंक मतलब ऐसे बैंक जो सेकेंड शेड्यूल में डिफाइंड है, और कोऑपरेटिव बैंक मतलब ऐसे बैंक जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने के लिए या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा बनाए गए। ओके, याद रहेगा सबको। स्टेट बैंक, एक डिफिनेशन इसमें इंक्लूड हम करना भूल गए हैं, उसको लिख लो। स्टेट बैंक का क्या मतलब होता है? स्टेट बैंक, स्टेट बैंक मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर SBI एक्ट 1955।
कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 19 SBI एक्ट 1955। ओके, याद रहेगा सबको। कोऑपरेटिव बैंक को अपने सेक्शन 2I में डिफाइन किया गया। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, डायरेक्टर, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी shall have the same meaning respectively assigned to them in part 5 of the Banking Regulation Act 1949। मतलब यहां पे किसको रिफर कर दिया गया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को रिफर कर दिया गया। याद रहेगा सबको। तो ये चीज इतनी याद रखना, डिफिनीशन क्लॉज सभी एक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उनको याद रखना। ओके, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस को इस नोट्स में इंक्लूड इनकलकेट करने की कोशिश की है। आपको उनको रट्टा मार लेना है, बाकी इलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट वन को याद रखो और फिर इलिमिनेशन टेक्निक लगा करके और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, जैसे मैं तुमको इलिमिनेशन थोड़ी सी सिखा देता हूं। जैसे हमने देखा कि 2AI में बैंक डिफाइन है, 2A4 में बैंक नोट डिफाइन है, 2C में सेंट्रल बैंक डिफाइंड है, इन्फ्लेशन टारगेट 2CII में डिफाइंड है। ये हमको पता है। हमको अगर नहीं पता है कि इन्फ्लेशन किस में डिफाइंड है, और ऑप्शन में ये 3 दिए हैं और एक चौथा दिया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? वो चौथा वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो 2I है, समझो जो 2I है इसमें बैंक डिफाइंड है, 2I4 है इसमें बैंक नोट डिफाइंड है, इन्फ्लेशन टारगेट 2CII में डिफाइंड है। इसका मतलब जो चौथा बचा उसमें क्या डिफाइंड होगा? इन्फ्लेशन डिफाइंड। आगे बात समझ, इनकी कैसे इलिमिनेशन टेक्निक यूज करोगे। मतलब तुमको हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, तुमको कुछ कुछ चीजें जानने की जरूरत है और ऑप्शंस के में थोड़ा कैलकुलेशन लगा करके, थोड़ा दिमाग लगा करके और तब सॉल्व करने की जरूरत है। समझ पा रही हो मानसी? तुम बताओ शिवांगी, सुमन, खुशी खंडेलवाल, समझ पा रही हो बाबू, स्मृति दुबे? तो ये चीज है, हमको इस तरह से इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ओके, सेक्शन 3 एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरबीआई की बात करता है। एस्टेब्लिशमेंट, कैपिटल एंड मैनेजमेंट सेक्शन 3 to 16 डील किया गया है। सेक्शन 3 आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, यह बताता है कि इट इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। तो कभी पूछा जाए कि आरबीआई क्या है, तो आरबीआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, ये एक कारपोरेशन, एक कंपनी की तरह से काम करेगा। ओके, इसमें परपेचुअल सक्सेशन होगा। ये नहीं कि आज आरबीआई गवर्नर मर जाए तो खाली हो जाएगी सीट, ना, वो मरेंगे कोई दूसरा आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन 4 कहता है कि कैपिटल ऑफ द बैंक इज 5 करोड़। कितना? 5 करोड़। Now fully owned by the central government after 1948 transfer to public ownership। भैया ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि आपको जब कभी भी पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कितने करोड़ रुपए कैपिटल की जरूरत है, और ऑप्शन में दिया होगा 5 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़, 5 लाख करोड़, तो आप क्या मार्क करके आओगे? आप हो सकता है अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो आप 5 लाख करोड़ मार्क करके आओगे।
आपको लगेगा कि कितना बड़ा बैंक है, इसका 5 करोड़ थोड़ी ना आंसर होगा, लेकिन आंसर इज 5 करोड़। कितना? 5 करोड़। याद रखोगे कि नहीं रखोगे? बताओ खुशी, तुम बताओ मानसी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुमनदीप कौर, बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम भी मेहनत कर रही हो। 6 and 7, सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर। किसका गवर्नर? आरबीआई का गवर्नर। जनरल सुपरिंटेंडेंस इज वेस्ट इन सेंट्रल बोर्ड। आरबीआई का अपना खुद का सेंट्रल बोर्ड होगा, वो जनरल सुपरिंटेंडेंस करेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनको डायरेक्शन दे सकती है आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर। किसको? गवर्नर को। सेक्शन 8 बताता है कि इनका कंपोजिशन क्या होगा, सेंट्रल बोर्ड का। द कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और कौवा जैसे मुंह बना के बैठ जाएंगे हम लोग तो वो वाला काम नहीं करना है, हमको पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। एक गवर्नर होगा एंड अप टू 4 डिप्टी गवर्नर होंगे अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 4 डायरेक्टर होंगे फ्रॉम लोकल बोर्ड, 10 डायरेक्टर होंगे नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, गवर्नमेंट का खुद का ऑफिशियल होगा। ओके, गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर डिवोट होल टाइम टर्म ऑफ 5 ईयर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। और रीअपॉइंटमेंट इसीलिए शक्तिकांता दास को आपने देखा होगा कि वो 2-3 बार अपॉइंट किए गए थे। सेक्शन 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन टॉक्स अबाउट लोकल बोर्ड। किसके बारे में बात करता है? लोकल बोर्ड के बारे में बात करता है। 4 लोकल बोर्ड्स, 1 इन ईच एरिया इन द फर्स्ट शेड्यूल। लोकल बोर्ड बनाए जाएंगे और उनका क्या होगा काम? एडवाइजरी रोल होगा। सेक्शन 10 से लगाकर के सेक्शन 12 तक डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो जाएगा, रिमूवल कैसे हो जाएगा, उन पे हमको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, वैसे पूछे जाएंगे नहीं मेनली। ओके, बिजनेस क्या करता है अपना ये बैंक? हमने बिल लिख दिया, हाईएस्ट वेटेज है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर आईबीपीएसएसओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 17। बैंक मतलब आरबीआई shall be authorized to carry on and transact the several kind of businesses, which businesses include accept deposit including standing deposit facility, section 17(1)(a). ठीक है, purchase, sale, rediscount of bill of exchange, promissory note, trade, agriculture, export, different maturity period, लोन एडवांसेस टू शेड्यूल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट फाइनेंशियल। आप समझ पा रहे हो? तो ये इसके काम है, इन काम को बहुत जरूर पढ़ लेना कि एक्ट एज एजेंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी काम करता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि पूछेगा कि आरबीआई क्या क्या काम कर सकता है। आरबीआई के काम हमको पता होने चाहिए। कहां से पता होंगे? सेक्शन 17 से पता होंगे। ओके, सेक्शन 19 बताता है कि कौन से काम आरबीआई नहीं कर सकेगा। सेक्शन 19 बताता है कि आरबीआई कौन से काम नहीं कर सकेगा। ओके, आ रही बात समझ? तो आरबीआई कुछ कुछ काम नहीं भी कर सकता है, वो कहां पे बताया गया है? सेक्शन 19 में बताया गया है। हमको ये याद रखना है कि आरबीआई के काम को, कौन कौन से काम को प्रोहिबिट कहां पे किया गया है, तो सेक्शन 19 में किया गया है। ठीक है, याद रहेगा सबको। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन में अगर हम पढ़ें
चैप्टर 3 बताता है करेंसी या नोट को कैसे इश्यू किया जाता है, उसके बारे में है। सेक्शन 22 कहता है कि राइट टू इश्यू बैंक नोट, मतलब आरबीआई हैज एक्सक्लूसिव राइट टू इश्यू बैंक नोट इन इंडिया। लीगल टेंडर कौन बनाएगा? आरबीआई बनाएगा। कौन? आरबीआई। इसीलिए अगर आप लोगों ने देखा हो तो जो करेंसी नोट होती है, चाहे 100 की हो, चाहे 500 की हो, चाहे 50 की हो, चाहे 1000 की हो, 1000 तो खैर चलता नहीं अभी, उस पर क्या लिखा होता है? गवर्नर का साइन होता है आरबीआई के, और उस पर लिखा होता है प्रॉमिस टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, मतलब जितने का भी वो करेंसी नोट होता है। ठीक है। सेक्शन 22 कैपिटल ए, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टेन प्रोविजन टू डिजिटल फॉर्म ऑफ बैंक नोट्स। कुछ कुछ प्रोविजन डिजिटल बैंक नोट पे लागू नहीं होते हैं। ओके, याद रहेगा। ईसीयू डिपार्टमेंट मेंटेन्स सेक्शन 33 एसेट लायबिलिटी सेक्शन 34। डिनोमिनेशन फॉर्म ऑफ नोट्स डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन आरबीआई रिकमेंडेशन। ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो फॉर द शेड्यूल बैंक कहां पे बताया गया? सेक्शन 22 में बताया गया है। कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है? एवरी शेड्यूल बैंक मस्ट मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो। मतलब कैश रिजर्व रेशियो मतलब तुम्हारे सबसे इनका एसेट क्या, मतलब लायबिलिटी क्या होती है? जैसे मान लो कोई एक इंसान है जिसका मान लो नाम है मानसी। मानसी किसी बैंक, मान लो एसबीआई में अपना अकाउंट खुलवाती हैं और इसमें इन्होंने मान लो 5 लाख रुपए रखे। जब 5 लाख रुपए इन्होंने इसमें रखे तो भैया ये तो इनकी एसबीआई की लायबिलिटी हो गई। अब एसबीआई कमाएगा कैसे? एसबीआई किसी दूसरे व्यक्ति को, मान लो किसका नाम, मान लो इसका नाम रीना को ये उधार देगा एसबीआई और इनसे इंटरेस्ट लेगा, तो क्या ये पूरे 5 लाख रुपए दे सकता है इनको? द आंसर इज नो। कुछ पैसे इनको बचा करके अपने पास रखने होंगे, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। उसी को हम क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। जो पैसे बचा के रखे जाते हैं, रिजर्व करके रखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। ओके, हमारी बात समझ? और सभी शेड्यूल्ड बैंक को ये मेंटेन करना इज मैंडेटरी। इसको कई बार बेसल गाइडलाइन भी कहते हैं। बेसल गाइडलाइन भी कहते हैं, याद रहेगा। बेसल इज रिलेटेड टू बैंकिंग। सेंट्रल बैंक कैसे रेगुलेट करेगा कि कोई भी फाइनेंशियल मिस हैपनिंग ना हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? बेसल गाइडलाइन कहते हैं। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एनवायरमेंट, बट एनवायरमेंट से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए बैंक के बारे में हमको जानना जरूरी है कि बेसल रेगुलेशन, बेसल गाइडलाइंस होते हैं। बेसल इज इन स्विट्जरलैंड, वहां का एक शहर है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में सेक्शन 45 ZA ZB इनके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ZJZ ये सब भी आप क्या करोगे? खुद से पढ़ लोगे। पेनल्टीज कहां कहां पे लगाई जा सकती है? सेक्शन 58B, सेक्शन 58G, ये सब पढ़ लेना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने पूरा आरबीआई एक्ट लगभग पढ़ लिया जितना इंपॉर्टेंट था। सेक्शन 17 और सेक्शन 19 में तुलना किया जा रहा है कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। ये पढ़ोगे तो सब समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये था अपना आरबीआई एक्ट, जिसको हमने इन टोटो पढ़ लिया, सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को देख लिया। ठीक है, अब आप इन टेबल्स को देख लेना, जिससे आपकी काम को बहुत सहूलियत हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट। अच्छा, रुको, 1 मिनट भूल गया मैं। आपको अप्रोच कैसे करना है, इस एग्जाम को अप्रोच कैसे करोगे? खासकर वो लोग सुने जो बहुत पैनिक बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत डर जाते हैं,
डरना नहीं है भाऊ, डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है। कई बार आप लोग बार बार पूछते रहे तो क्या सर 1 महीने में हम कर ले जाएंगे? भैया सबके पास यही 1 महीना है। ये इस बार जब सिलेबस चेंज करके अभी अभी कुछ दिन पहले ही तो नोटिफाई हुआ है, तो सबको तो यही बात पता है कि ना अभी इस एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा। कोई ऐसा तुम ही तो हो नहीं कि जिसको खाली बताया गया स्पेशली। तुम जिस भी कैटेगरी को, मान लो तुम एससी कैटेगरी के हो, मान लो तुम एसटी कैटेगरी के हो, मान लो तुम ओबीसी कैटेगरी के हो, मान लो तुम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, मान लो तुम यूआर कैटेगरी के हो, अनरिजर्व हो, तो तुम्हारी कैटेगरी के हर एक बच्चे को तो अभी पता चला होगा ना। तो तुम अपने अपने कैटेगरी में तो फाइट कर रहे हो ना। तो जब सबके पास उतनी टाइम है तो तुम अपने आप को कमजोर कैसे मान ले रहे हो? मैं ये बात नहीं समझ पा रहा। ये बात याद रखो कि जाकर जा पर सत्य सनेहू और मिले ही ता ही नहीं कछु संदेहू। अगर आप इस चीज को, इस आईबीपीएस लॉ ऑफिसर के एग्जाम को अगर आप शिद्दत से चाहोगे कि आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाए, चाहे मुझको जो करना पड़ जाए, तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये सोचो कि मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास रिसोर्स कम है, मेरे पास ये कम है, मेरे पास वो कम है, आप अपनी सिर्फ निगेटिव चीजें देखोगे, पॉजिटिव चीजें नहीं देखोगे, तो क्या होगा? तुम फेल हो जाओगे, भले ही तुम्हारे पास सब कुछ हो। वो व्यक्ति जो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखता है, लाइट देखता है एट द एंड ऑफ द टनल, वो सक्सेसफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया जब तुम देख ही रहे हो कि इस सिलेबस को ही अभी जल्द तुरंत नोटिफाई किया गया कुछ दिन पहले ही, तो कौन ऐसा इंसान है जो बताया अब गया है लेकिन उसको 2 साल पहले से पढ़ के तैयार रखा होगा? कोई नहीं ना। तो जब कोई नहीं किया होगा तो सब लोग इक्वल फुटिंग पर हो ना। तो जब इक्वल फुटिंग पर हो तो सब लोग अगर यहीं से मेहनत कर रहे हो तो कोई कैसे तुमसे आगे हो सकता है? और जब तुमसे कोई आगे नहीं हो सकता, इसका मतलब यू हैव फेयर चांस टू गो अहेड। तुम्हारे पास फेयर चांस है कि तुम आगे चले जाओ। अभी तुम्हारी इच्छा शक्ति डिसाइड करेगी कि तुम आगे जाते हो कि नहीं जाते हो। ये तुम डिसाइड करोगे कि तुम कितनी मेहनत करते हो कि नहीं करते हो। अब वो मेहनत कैसी करनी है वो हम बता देते हैं तुमको, ठीक है? सुन रही हो? सुनकर सबसे पहला काम, हमारे लेक्चर का वेट नहीं करना है कि लेक्चर जब पढ़ाया जाएगा तब पढ़ेंगे। खुद से पढ़ना है। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसको व्हाट्सएप पे हमसे पूछ लेना है। व्हाट्सएप का नंबर क्या है? 9984848968, ठीक है? मैं जैसे ही आपका मैसेज देखूंगा मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। पहली चीज कि इस नोट्स को मैंने पहले ही भेज दिया है। इस नोट्स को डाउनलोड करके, चाहे वो जीके जीएस का हो, चाहे मतलब जीके जीएस मतलब जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग की सारी क्लासेस पढ़ा दी गई हैं। रीजनिंग की सारी क्लासेस पढ़ा दी गई हैं। और अब चाहे ये लॉ का हो, चाहे वो लॉ का हो, इन सब के नोट्स हमने दे दिए हैं ऑलरेडी बैच में। प्रिंट कराओ, पढ़ो, बार बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो। उसके बाद क्या करो? डोंट वेट फॉर माई लेक्चर्स। लेक्चर तो मैं खैर पढ़ाऊंगा ही, लेकिन सिर्फ लेक्चर के भरोसे मत रहो। हमने जब सारा दे दिया है, 137 पेज के नोट्स में मैंने सारे एक्ट को कंपाइल कर दिया है, तो तुम क्यों सिर्फ उसके भरोसे बैठोगे? इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं एक एक्ट आज पढ़ा रहा हूं तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी बनती है एज ए सिंसियर स्टूडेंट कि कम से कम 4 एक्ट तुम पढ़ो। हर एक्ट को मैंने 6 पेजेस में देखो लिख रखा है, तुमको मैं दिखा देता हूं, ठीक है? देखो, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहां से शुरू होता है? पेज नंबर 7 से शुरू होता है बैंकिंग रेगुलेशन, ठीक है? कहां पे खत्म हो जाएगा अभी देखना। ये देखो, बैंकिंग रेगुलेशन खत्म हो गया। किस पे? पेज नंबर 13 पे, 6 पेज। अगर मैंने आपको सिर्फ
एक एक्ट पढ़ाया है, आज आरबीआई एक्ट पढ़ाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ आरबीआई एक्ट पढ़ना है, तुम्हें उन सारे एक्ट को पढ़ लेना है जो कि पूछे जा सकते हैं। हमने उन सारे एक्ट को इसमें इनकलकेट कर दिया है, और 2-4 एक्ट जो और एक्स्ट्रा है, ओवर एंड अबव है, उनको भी हम बता देंगे, उसमें इंक्लूड कर देंगे, 2-4-10 पेज का और नोट्स दे देंगे। आपकी जिम्मेदारी है, आप पढ़ो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं आपको इस लेक्चर को भी पढ़ा दूंगा तो भी उसका नोट्स बना के, उसका चीज करके, फिर भी तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा। अल्टीमेटली इट इज यू हु हैव टू स्टडी। मेरे लेक्चर लेने मात्र से कुछ नहीं हो जाएगा, एफर्ट तुमको लगाने पड़ेंगे, समझो बात को। तुम लेक्चर लेने के बाद में भी तो नोट्स तो बनाते हो ना, और फिर नोट्स को रिवाइज करते हो। हमने तो तुम्हें बना बनाया नोट्स दे दिया है, जाओ पढ़ो ना भाई। पहली चीज, लेक्चर का वेट नहीं करना है, नोट्स से पढ़ना है। किस किस चीज को? जनरल अवेयरनेस को और लॉ पेपर को, और रीजनिंग के सारे लेक्चर दे दिए गए हैं, वहां से प्रैक्टिस करके अब क्या करना है, नंबर 2 पे, नंबर 2 टेस्ट लगाने। टेस्ट अपने legalnarrative.com पे, legalnarrative.com पे, ठीक है। इसमें ढेर सारे टेस्ट डाल दिए गए हैं। लॉ के टेस्ट भी 1-2 दिन में बहुत ढेर सारे डाल दिए जाएंगे, हर एक एक्ट के टेस्ट डाल दिए जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, तुमने कोई एक्ट पढ़ा, मान लो तुमने आरबीआई एक्ट पढ़ा, आरबीआई एक्ट तुमने पढ़ा, आरबीआई एक्ट को तुमने मान लो पढ़ करके 1.5 घंटे में खत्म किया। उसके बाद में तुम 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बैठो और उसको आंख बंद करके उसको विजुलाइज करो कि क्या क्या तुमने पढ़ा है। विजुलाइज तुमने कर लिया, फिर जा करके तुम दूसरा एक्ट पढ़ो। फिर जब दूसरा एक्ट पढ़ लो तब जा करके आरबीआई का टेस्ट लगाओ। अब दूसरा एक्ट बीच में मैं क्यों पढ़ने बोल रहा हूं, क्योंकि भैया तुम आरबीआई एक्ट तुरंत पढ़े हो और उसको तुरंत विजुलाइज किया, तुरंत जाकर के टेस्ट लगा लोगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुमको कुछ आता है कि नहीं आता है। तुमको तो सब कुछ आ रहा होगा ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीच में कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो और तब जाकर के आरबीआई एक्ट का, यानी पहला जो पढ़े हो उसका टेस्ट लगाओ। जिससे क्या होगा कि तुम बहुत सारी चीजें भूल जाओगे और तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब जब तुमसे क्वेश्चन गलत हो गए, जब तुमसे क्वेश्चन गलत हो गए तो क्या होगा? जब हमसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, और जब हम उनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो इस ईगो हर्ट की वजह से ये एक्सप्लेनेशन जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या पूरी स्टडी का हमारा क्या बन गया? लूप बन गया। लूप बन गया मतलब वर्चुअस साइकिल ऑफ स्टडी बन गया। अभी वर्चुअस साइकिल ऑफ स्टडी कैसे बना, ध्यान से देखो। हमने नोट्स पढ़ा, अगर लेक्चर पढ़ा दिया गया है तो लेक्चर भी सुना, नोट्स पढ़ के विजुलाइज किया, विजुलाइज करने के बाद में सेकंड सब्जेक्ट पढ़ा, सेकंड सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में सेकंड सब्जेक्ट को विजुलाइज किया। यहां पे फर्स्ट सब्जेक्ट का नोट्स, यहां पे सेकंड सब्जेक्ट का नोट्स। उसके बाद में इसको विजुलाइज करने के बाद में, मतलब सेकंड सब्जेक्ट को यहां पे विजुलाइज कर रहे हो, यहां पे इस वाले इसमें। अब यहां पे तुमने टेस्ट लगाया। जब तुमने टेस्ट लगाया तो तुमसे कुछ गलतियां हुई, उन गलतियों को रिवाइज किया, और रिवाइज करके अगर उसमें तुम्हें कोई नई चीज मिलती है तो इस नोट्स में लिख लिया। अब इस नोट्स को एक बार फिर से रिवाइज किया तुमने, फिर विजुलाइज किया। अब इस वाले सेकंड वाले सब्जेक्ट का तुमने टेस्ट लगाया, और इस तरीके से बार बार लूप में तुम सब सब्जेक्ट को डालते जा रहे हो और सब सब्जेक्ट का टेस्ट लगाते जा रहे हो, सब सब्जेक्ट का नोट्स पढ़ते जा रहे हो, सब सब्जेक्ट को विजुलाइज करते जा रहे हो। तो ये वर्चुअस साइकिल ऑफ स्टडी बन गया। ये वर्चुअस साइकिल ऑफ स्टडी जब बन जाएगा बाबू, तो क्या होगा? तुमसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा जो कि तुमसे ना हो पाए।
तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे भैया। आएगा तो इन्हीं एक्ट से ही क्वेश्चन आएगा ना। और जब उन एक्ट को तुम 3 लेयर में पढ़ चुके होगे, 3 लेयर में, एक बार तुमने नोट्स पढ़ा, दूसरी बार तुमने लेक्चर देखा, अगर लेक्चर उसका अवेलेबल है तो, नहीं तो तुमने विजुलाइज किया, उसके बाद में तुमने टेस्ट लगाया, उसके बाद में तुमने एक्सप्लेनेशन देखे, मतलब 5 लेयर, 5 लेयर, 5 बार एक एक चीज रिवाइज हो जा रही है। तुम बताओ खुशी खंडेलवाल, तुम बताओ मानसी, तुम बताओ सोनकर, तुम बताओ सुमनदीप, स्मृति, बाऊ ये बताओ कि क्या कोई भी शक्ति इस धरती पर है कि अगर तुम 5 बार कोई चीज रट्टा मार के रखी हो और तुमको भुलवा दे, तुम एग्जाम में ना लिख पाओ, तुम एग्जाम में ना सॉल्व कर पाओ? कोई है ऐसी शक्ति? नहीं ना। तो फिर क्यों डर रही हो, क्यों कह रही हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है? ठीक है, तुमको घड़ी देख करके नहीं पढ़ना है कि मैं 10 घंटे पढ़ रही हूं। तुमको क्या करना है, तुमको सब्जेक्ट देख करके पढ़ना है कि तुम एक दिन में क्या 4 एक्ट लॉ के, 2 यूनिट रीजनिंग के, 2 यूनिट या 2 टेस्ट ले लो तुम, 2 टेस्ट इंग्लिश के, 1 टेस्ट जनरल अवेयरनेस का। इतना डेली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तुमको इतना डेली करना है। 4 एक्ट लॉ का डेली करना है, 2 यूनिट रीजनिंग की डेली करनी है, यानी 2 टेस्ट भी रीजनिंग के डेली लगाने हैं, 2 यूनिट इंग्लिश के डेली करने हैं, 1 टेस्ट जनरल अवेयरनेस का डेली करना है। भैया अगर तुम ऐसा करते हो तो इस धरती पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें क्वालिफाई होने से रोक सके। और ये प्रिपरेशन सिर्फ प्रीलिम्स की नहीं हो रही है अभी तुमसे, ये प्रिपरेशन तुम्हें मेंस तक की प्रिपरेशन करवा रही है। ठीक है, प्रीलिम्स मेंस दोनों क्लियर हो जाएगा एक ही उसमें। इस बात को याद रखो। अगर इस बात को याद रखते हो तो इस धरती पर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी शक्ति ऐसी है जो तुम्हें रोक सके इस एग्जाम को क्वालिफाई करके और लॉ ऑफिसर बनने से। ओके, मुझे लगता है मैंने तुम्हें सारी स्ट्रेटजी बता दी। अब ये 4 एक्ट तुम कैसे डिसाइड करोगे कौन सा 4 एक्ट पढ़ूं? तुम कुछ मत डिसाइड करो, इस नोट्स में लाइन से जो एक्ट दिए हैं उन 4 एक्ट को उठाओ, उन 4 एक्ट को एक दिन में फिनिश करो, फिर उसके बाद अगला 4 एक्ट उठाओ, उस 4 एक्ट को फिनिश करो, फिर अगला 4 एक्ट उठाओ, उसको 4 एक्ट को फिनिश करो। सेम अप्लाइज विद, सेम गोज विद जनरल अवेयरनेस, सेम गोज विद इंग्लिश, सेम गोज विद रीजनिंग। अगर ऐसा करते हो तो कोई भी शक्ति इस धरती पर नहीं है जो तुम्हें एग्जाम क्लियर करने से रोक सके। ओके, रीजनिंग का टेस्ट करने से, रीजनिंग कैसे करोगे? रीजनिंग में तुम पजल लगाओ, नो डाउट तुम पजल पे मास्टरी हासिल करो, लेकिन पजल के पहले सिलोजिज्म तुम्हारा तैयार होना चाहिए, इनइक्वलिटी तुम्हारी तैयार होनी चाहिए, ब्लड रिलेशन तुम्हारा तैयार होना चाहिए, डायरेक्शन सेंस तुम्हारा तैयार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब पजल आएगा तो कई बार पजल ऐसे कठिन पूछ लेगा, या कठिन अगर नहीं भी पूछा और तुमसे कोई अरेंजमेंट गलत हो गया, इधर उधर हो गया, तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। लेकिन ये सारे ऐसे हैं जो तुम्हें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करवा देंगे। और अगर सब ठीक ठाक रहा, नारायण की कृपा बनी हुई है, उस दिन तुम्हारा दिन ठीक ठाक है, तो तुमसे पजल भी बन जाएगा, तो 2-4 तो पजल भी लगा देना, लेकिन इन पे मास्टरी हासिल करो। ठीक है, आ रही बात समझ? तो इन सारी चीजों का अगर ध्यान रखोगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा और एग्जाम अपना क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
अच्छा, लेकिन एक चीज मैं और सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इन लेक्चर्स को आप टेलीग्राम में डायरेक्ट दे दिया करूंगा, इसमें लाइव ऐसे नहीं पढ़ाया करूंगा। ओके, चलो बाय बाय।